फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर जिसका नाम है मनी। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से जाकर पहले अपना वो पोर्शन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आकर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट एट टुडेज टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी, सबसे पहले इसका मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है कि मनी जो है वो कितना अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल होता है, हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। सो इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद द पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक टाइम पे, यानी मैं अगर अभी कह रही हूँ तो अभी इसी वक्त पूरी कंट्री के लोगों के पास, पीपल्स के पास कितनी मनी अवेलेबल है करंटली, जो वो अभी के अभी यूज़ कर सकते हैं, उस मनी को हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। इसमें फिक्स डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, जो आपके बैंक में भी इवन करंट अकाउंट में जो मनी पड़ी है, यानी कि करंट अकाउंट में जो मनी है उसको आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी उसमें पैसे जमा करा सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो अ सप्लाई, मतलब वो भी एक स्टॉक में आएगा। क्योंकि वो आपके पास अभी अवेलेबल है, आप उसको अभी यूज़ कर सकते हो, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? वो स्टॉक ऑफ मनी, वो मनी जो लोगों के पास एट ए पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल है। स्टॉक ऑफ मनी विद द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास मनी है वो इंक्लूड नहीं होती। क्योंकि वो पीपल्स की नहीं है, वो मतलब वो पीपल अभी यूज़ नहीं कर सकते। वो बैंकिंग सिस्टम्स की है, वो गवर्नमेंट की है, वो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, वो पीपल के पास नहीं है। सो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। Next, in India, there are 4 alternative measures of money supply, popularly known as M1, M2, M3 and M4. तो इंडिया में 4 मेजर्स हैं। आप सप्लाई ऑफ मनी को कैसे मेजर कर सकते हो? अब हमने दे दिया कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसमें मनी आती है। अब जहाँ मनी आएगी वहाँ आप उसको मेजर तो करोगे, क्योंकि मनी को मेजर किया जा सकता है। तो इंडिया में इसको मेजर करने के, सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करने के 4 मेथड्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। और हमारे सिलेबस में M1 है, तो हम सिर्फ और सिर्फ M1 को देखेंगे। सो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इसमें हम क्या देखते हैं? सो M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। अब M1 यानी कि मनी सप्लाई, जो एक टाइम पे लोगों के पास मनी है, इक्वल्स टू C यानी कि करेंसी जो उनके पास हाथ में है, मतलब फिजिकली अभी प्रेजेंट है। DD डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि जो बैंक में पैसा है और जो वो कभी भी निकाल सकते हैं, प्लस OD यानी कि अदर डिपॉजिट्स। अब हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। सबसे पहले है C, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नोट्स या कॉइन्स। DD डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द बैंक्स, जो चेकेबल डिपॉजिट्स हैं, जो आप चेक से पेमेंट कर सकते हो फटाफट, या ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आप एट ए टाइम अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो तो दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट। और ये एक मतलब कि सप्लाई ऑफ मनी में ही इंक्लूड होगा। क्योंकि ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट OD यानी कि अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स कौन सी? DD विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि पब्लिक के इंस्टीट्यूशंस है, लाइक नबार्ड है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा 11th में। तो जो नबार्ड इंस्टीट्यूशन है, इसकी तरह और भी बहुत सारे पब्लिक के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनकी डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI। अब RBI का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ नोट्स ही इशू करता है, वो एक नॉर्मल एज अ बैंक भी यूज़ करता है, मतलब एज ए बैंक भी वो यूज़ होता है, वो एज ए बैंक भी काम करता है। वो अदर मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के या अदर बैंक्स के डिमांड डिपॉजिट्स या उनकी एसेट्स को अपने पास रखता है। सो DD जो डिमांड डिपॉजिट्स RBI के पास पड़े होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के, वो भी सप्लाई ऑफ मनी के अंदर आएंगे। और DD विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। तो फॉरेन गवर्नमेंट या फिर फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, यानी कि अगर कोई फॉरेन की बैंक की इन्वेस्टमेंट है यहाँ, या नहीं वो इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन अगर फॉरेन की बैंक्स का या फॉरेन की गवर्नमेंट का कुछ भी डिमांड डिपॉजिट RBI के अंदर है, सो वो भी मनी सप्लाई के अंदर ही इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज DD ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक
IMF, सॉरी। सो डिमांड डिपॉजिट्स, IMF एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो इंटरनेशनल, अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया की जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डिमांड डिपॉजिट्स, लेकिन अगर फॉरेन की भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी डिमांड डिपॉजिट्स RBI के पास हैं, तो वो भी सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड होते हैं। नाउ अब हमने देख लिया कि क्या क्या इंक्लूड करता है। अब ये क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है। OD डजेंट इंक्लूड, OD का मतलब यहाँ क्या है, अदर डिपॉजिट्स। वो क्या इंक्लूड नहीं करते, डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट विद RBI, गवर्नमेंट का पैसा जितना RBI में वो इंक्लूड नहीं होता। एंड डिपॉजिट्स ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI, अभी मैंने बताया RBI एज अ बैंक भी काम करता है, वो अदर बैंक्स की भी डिपॉजिट्स अपने अंदर रखता है। सो वो सब जो अदर बैंक्स की डिपॉजिट्स हैं RBI के अंदर, वो भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है हमारे पास, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। ये क्या होता है, इट इंक्लूड्स इंटर बैंकिंग क्लेम्स, यानी कि दो बैंक्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, दो बैंक्स के बीच में, लाइक अभी ऊपर बताया कि RBI जो है वो अदर बैंक्स के डिपॉजिट्स रखता है, तो वो बैंक और बैंक के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, और उस डिमांड डिपॉजिट को जो अदर बैंक्स के RBI के अंदर है, दैट इज़ ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि वो इंटर बैंकिंग क्लेम्स है, वो दो बैंक्स के बीच में है। एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स डजेंट इंक्लूड इंटर बैंकिंग। नेट डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि उनको छोड़ के जितने भी अदर डिमांड डिपॉजिट्स हैं, लाइक जो नॉर्मल पब्लिक का पैसा है डिमांड डिपॉजिट बैंक के अंदर है, वो आता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स में। अब यहाँ गिवन भी इंटर बैंकिंग क्लेम्स का मतलब क्लेम ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर, यानी कि एक बैंक ने दूसरे बैंक से पैसे लेने हैं, सो दैट इज़ इंटर बैंकिंग क्लेम। एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसे दे रखे हैं और अब उसने लेने हैं, सो दैट इज़ इंटर बैंकिंग क्लेम्स। अब हमारे पास एक और टर्म है, टर्म डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट किए जाएँ, कांट बी विड्रॉड इन बिटवीन, जो बीच में नहीं निकाले जा सकते, एंड नॉट चेकेबल, और चेक से यानी किसी भी मीडियम से, किसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज से आप उनको नहीं निकाल सकते, एक फ़िक्स पीरियड तक वो वहीं रहेंगे। इसे आप फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हो एक तरह की, जिसमें एक फ़िक्स पीरियड होता है कि आप इतने टाइम तक डिपॉजिट करोगे, उसके बाद ही निकाल सकते हो, बीच में आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही चेक के थ्रू आप उनमें से पैसे निकाल सकते हो। अब हमारे पास टॉपिक आता है हु सप्लाइज मनी। अभी हमने पढ़ा कि मनी सप्लाई में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। अब हु सप्लाइज मनी, अब मनी सप्लाई कौन करता है, यानी कि पब्लिक के पास पैसा कहाँ से आता है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक कौन सा हमारा, RBI है इंडिया में। RBI इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने अभी पढ़ा RBI जो है वो नोट्स इशू करता है बाय, मतलब उनको ऑर्डर दिए जाते हैं गवर्नमेंट से और वो नोट्स इशू करते हैं। सो जो नोट इशू कर रहा है, जो नोट बना रहा है, वही तो सप्लाई कर रहा है, क्योंकि अगर नोट ही नहीं बनेंगे तो पब्लिक तक पैसा आएगा कैसे। तो जब वो नोट बनाएंगे तभी पब्लिक तक पैसा पहुंचेगा, वो बैंक्स के थ्रू पहुंचे या कैसे भी, बट जब नोट बनते हैं तभी वो सप्लाई होते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है वो RBI है और वो नोट बनाता है और वो सप्लाई करता है मनी की। इशूज़ करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या होता है कि RBI को नए नोट्स इशू करने से पहले ये इंश्योर करना होता है कि उसके पास कुछ रिजर्व पड़ा है, और वो रिजर्व कितना होना चाहिए, ₹200 करोड़, और ये भी गिवन है कि किस फॉर्म में होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज, फॉरेन सिक्योरिटीज। सो अंडर द सिस्टम RBI मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 crores in the form of gold and foreign securities, and of this reserve value of gold must be ₹115 crores। यानी कि जो हमने 200 करोड़ रुपीस का इंश्योर किया है, हमारे पास इतना रिजर्व पड़ा है, उसमें से मिनिमम या कम से कम या ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, इट मस्ट बी कि ₹115 करोड़ का हमारे पास गोल्ड होना चाहिए। यानी जो हमारे पास रिजर्व के फॉर्म में गोल्ड पड़ा है उसकी वैल्यू कम से कम ₹115 करोड़ होनी चाहिए। अब सेंट्रल बैंक ने नोट तो इशू कर दिए, उसके बाद हमारे पास वो नोट्स कैसे आएंगे, विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स, दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स। हम पहले पढ़ चुके हैं व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स। सो कमर्शियल बैंक्स जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में मनी क्रिएट करते हैं। कैसे, वैसे हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं
डीडी की हेल्प से मनी कैसे क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए आपने मनी डिपॉजिट करी 10,000 रुपीज़, उन्होंने कुछ उस पर रखना होता है बैंक ने अपने पास पेमेंट, और बाकी का जो पैसा होता है वो एज ए लोन आगे दे देते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने 8,000 रुपीज़ लोन दे दिए। अब वो लोन कैश में नहीं देते, वो लोन के लिए एक अलग से मतलब उस पर्सन के बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, या अगर उसके पास मतलब उस बैंक में बैंक अकाउंट नहीं है तो वहाँ बैंक अकाउंट खोल देते हैं। तो एक नया अकाउंट ओपन हुआ, उसमें 8,000 रुपीज़ ऐड हो गए। तो डिमांड डिपॉजिट्स तो बैंक के पास कितने हैं, 10,000 प्लस 8,000, 18,000 पर ओरिजिनल जो कैश वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी सिर्फ 10,000। सो इस तरीके से वो 8,000 में से वो 2,000 और रख लेंगे, 6,000 और किसी के अकाउंट में डाल देंगे तो वो 6,000 प्लस हो जाएगा। सो ऐसे करके इस तरीके से वो डीडी की हेल्प से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी को क्रिएट करते हैं। These deposits serves as supply of money because these are checkable, और ये चेकेबल होते हैं, इसीलिए जो ये हैं उन्हें हम सप्लाई ऑफ मनी में काउंट कर सकते हैं। एंड मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ डीडीज इज कॉल्ड बैंक मनी। और जो उन्होंने वो 8,000 रुपीज़ क्रिएट किए एज ए लोन देके, फिर उसी में से उन्होंने 2,000 रख लिए, मतलब 2,000 को छोड़ दिया, रख लिए मतलब ये नहीं निकाल के अपनी जेब में डाल दिए, रख लिए मतलब उन्होंने उसको छोड़ दिया, और बाकी के 6,000 किसी और को लोन दे दिया। तो जो ये मनी उन्होंने क्रिएट की, दिस इज नोन एज बैंक मनी। और इसके बाद इसका नेक्स्ट एंड लास्ट सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसकी सप्लायर कैसे है, इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूज ₹1 नोट्स एंड ऑल कॉइन्स। अब तो नहीं होते, लेकिन पहले जो है 1 रुपये के भी नोट्स होते थे। तो वो जितने भी 1 रुपये के नोट्स बनते थे और जितने भी सिक्के जो आज तक चल रहे हैं स्टार्टिंग से लेके आज तक के, वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। तो गवर्नमेंट भी इस तरह से सप्लाई ऑफ मनी में अपना मतलब कि एक रोल प्ले करती है और मनी को सप्लाई करती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था ये। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।